दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। मैं राहुल आपके लिए काफ़ी अच्छी वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम बात करेंगे कि घर की कंस्ट्रक्शन जब भी करवानी है, अगर आप चाहते हो वो घर स्ट्रांग बने, ड्यूरेबल बने, लो मेंटेनेंस हो, पैसे भी बचें और कोई भी ठेकेदार या मिस्त्री या सप्लायर आपको बेवकूफ़ ना बना पाए, तो उससे पहले ये वीडियो देख लेना, क्योंकि कुछ 12 बातें मैं आपको बताऊंगा जिसमें आपको धोखाधड़ी या बेवकूफ बना सकते हैं और आपका घर कमजोर भी हो सकता है। तो सबसे पहली चीज क्या है? प्लानिंग। और कभी भी अपना घर जब आपको बनाना है तो ठेकेदार पे मत छोड़ दो कि वो डिसाइड करेगा कि कैसा प्लान रहेगा, कैसा स्ट्रक्चरल डिटेल रहेगी, जहां वास्तु इंटीरियर, उस पे मत छोड़ो। पहले तो सबसे पहले होता क्या है, स्टेप क्या होता है जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है? पहले तो अपना माइंडसेट बना लो, फैमिली के साथ बैठो कि आपको चाहिए क्या, मतलब रूम चाहिए, ऐसा रूम चाहिए। फोटोज आजकल अवेलेबल हैं, पिंटरेस्ट है, यूट्यूब है, हर जगह फोटो मिल जाते हैं, आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको ऐसा रूम चाहिए, यहाँ वार्डरोब चाहिए, यहाँ मेरी डबल हाइट होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा आइडिया आपके पास हो गया। उसके बाद क्या करो, आप एक फर्म के पास जाओ, किसी इंजीनियर के पास मत जाओ, एक फर्म के पास जाओ। फर्म क्या होगी? जिसमें सारी चीज़ें होती हैं। वहाँ एक इंटीरियर डिज़ाइनर भी होगा, आर्किटेक्ट भी होगा, स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी होगा। तीनों, मतलब जो फर्म 10-15 साल से काम कर रही है उनके पास ये तीनों होते हैं। सबसे पहले बैठना है इंटीरियर डिज़ाइनर के पास, उसको अपना कॉन्सेप्ट समझाना है कि मेरे को ऐसा रूम चाहिए जिसमें ये वार्डरोब होगी, ऐसा बेड होगा, ऐसा पेंट होगा, ऐसी एलिवेशन होगी। वो समझ गया। वो इंटीरियर डिजाइनर क्या करेगा? फिर आर्किटेक्चरल से बात करेगा। आर्किटेक्ट क्या करेगा? पूरी उसको शेप देगा कि कैसा कैसा कहाँ होना चाहिए और स्ट्रक्चर दिखना कैसा चाहिए, वो उसमें हेल्प करेगा। जब वो स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा, फिर जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर होगा फिर वो डिसाइड करेगा बीम में कौन सा सरिया, कॉलम में क्या सरिया, कहाँ डक्ट, कहाँ विंडो, कहाँ डोर, कहाँ एलिवेशन में बाहर प्रोजेक्शन निकालनी है, वो सब चीज़ें। मतलब ये पूरा प्रोसेस होता है। गलती कहाँ होती है? हम लोग क्या करते हैं, किसी एक सिविल इंजीनियर के पास चले जाते हैं कि हमें नक्शा बनवाना जी। नक्शा क्या बनवाते हैं? वो आपको एक प्लान रेडी करके दे देते हैं, बस जहाँ पे ये रूम है, ये रूम है, ये रूम है, ये चीज़ें। वहाँ कुछ नहीं होने वाला। हमेशा जब भी अपना घर की प्लानिंग करनी है तो ये स्टेप रहते हैं, पहले खुद प्लानिंग करो, फिर इंटीरियर डिज़ाइनर के पास जाओ, फिर आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चरल इंजीनियर उसको शेप दे देगा। इस पूरे प्रोसेस में ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। लगा लो बेसिक अगर 1000-2000 स्क्वायर फीट का घर है तो 30 से 40 हज़ार रुपये में ये काम अच्छे से हो जाता है और आपके घर में वहाँ पैसे भी बचते हैं, वेस्टेज भी नहीं होती है कोई ना। बाद में तोड़ फोड़ करनी पड़ती है कि यहाँ मेरे को वार्डरोब चाहिए थी, यहाँ डोर चाहिए था, तोड़ फोड़ की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। बेस्ट तरीका होता है पैसे बचाने का भी और एक अच्छा स्ट्रॉन्ग घर बनाने का, अगर इस तरीके से जाते हो। और अगर साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि आपका घर वास्तु के हिसाब से बने तो वास्तु के लिए अलग, मतलब अलग आपको वास्तु कंसल्टेंट से मिलना पड़ेगा, वो उस हिसाब से गाइड करेगा। तो मैं तो रिकमेंड यही करता हूँ, जब भी नक्शा बनाओ तो मैं बोलता हूँ ऐसे आर्किटेक्ट से बनाओ। पहले तो उसके फोटो वीडियोस वगैरह देख लो कि उसने क्या काम किया, तो वहाँ से आइडिया लग जाता है कि आपका कॉन्सेप्ट वो बना पाएगा नहीं बना पाएगा। और फिर उसके बाद क्या करो, उसको काम दो। और मैं बोलता हूँ मिनिमम 10 से 15 साल जो पुराना है और उसका काम आपने देखा है तो उसी को काम देना। किसी सिविल इंजीनियर के पास मत चले जाना जो अभी 1-2 साल या 3 साल जिसको हुए हैं, तो वो भी अच्छा काम करते हैं, क्योंकि अगर सीख के आएंगे तो अच्छा काम देते हैं। लेकिन एक बार ज़रूर फोटो वीडियोस देख लेना कि उनका काम कैसा है। उसके बाद हर एक सिविल इंजीनियर, हर एक आर्किटेक्ट एक जैसा काम नहीं कर सकता। जो आपकी डिमांड है एक बार आपको उसको क्लियर करनी पड़ेगी, जहाँ उसका आपने काम देखा होना चाहिए। अगली चीज़ क्या होती है, जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाओ, जो आप स्ट्रक्चरल डिटेल लेते हो बिना सॉइल टेस्टिंग के वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो अज्यूम करके चलेंगे और आपका घर कमज़ोर बन जाएगा। जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है सॉइल टेस्ट मस्ट करवा लेना। उससे 3-4 चीज़ें पता चल जाती है। एक तो लोड बेयरिंग कैपेसिटी की, आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें बीम, कॉलम, स्लैब कैसी होनी चाहिए कि आप फ्यूचर में अर्थक्वेक भी आए तो आपका घर गिरे नहीं। वहाँ फाउंडेशन कौन सी आएगी, राफ्ट फाउंडेशन आएगी, पाइल होगा या क्या होगा, सब चीज़ें सॉइल टेस्ट में क्लियर हो जाती हैं। इवन टर्माइट की ज़रूरत है, एटीटी करवाने की ज़रूरत है, सब चीज़ें, मतलब सॉइल टेस्ट आपको करवानी ही करवानी है। देखो अगर एग्जांपल ले लेते हैं, 24 न्यूटन पर mm स्क्वायर से अगर कम आती है सॉइल स्ट्रेंथ तो आप वहाँ पे राफ्ट या फाइल फाउंडेशन देनी पड़ती है, मस्ट देनी पड़ती है। अगर 24 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज़्यादा होती है तो वहाँ नॉर्मल कॉलम या फुटिंग चल जाती है। तो सॉइल रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी कितनी स्टील क्वांटिटी लगेगी, कितना कंक्रीट लगेगा, कॉलम साइज़ क्या होगा। उससे होगा क्या,
प्रॉपर तरीके से फिर कॉलम साइज होंगे, कंक्रीट प्रॉपर लगेगा, स्टील प्रॉपर लगेगा, पैसे भी बचेंगे और एक घर एक स्ट्रांग बनेगा कि फ्यूचर में अर्थक्वेक भी आ जाए तो आपका घर खड़ा का खड़ा रहे, क्रैक्स या गिरे नहीं। अगली चीज क्या होती है, जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है मटेरियल क्वालिटी मस्ट चेक करके ही लगाना। 3 चीजें होती हैं हमारे घर में, एक ईंट होती है, रेत होती है, बजरी होती है, सीमेंट होती है। ये 3 से 4 चीजें अच्छी लगेंगी तो घर स्ट्रांग बनने वाला है। सबसे पहली चीज जो ब्रिक आपको लगानी है, हमेशा कौन सी लगानी है, जिसमें आप दोनों ब्रिक को एक साथ लगाओ तो उसमें मेटालिक साउंड हो, टक टक जो आवाज रहती है ना, जैसे लोहे को टकरा रहे हो। और जो जब बिल्कुल रेड सी येलोइश होती है वो फर्स्ट क्लास ब्रिक होती है, ठीक है, थोड़ा येलोइश ग्रेइश फील उसमें मिल रहा है। और जो रेड ब्रिक होती है वो सेकंड थर्ड क्लास की होती है। और अगर 5 फीट से आप ब्रिक को नीचे फेंकते हो, अगर वो टूट गई तो उसको रिजेक्ट कर लो, मत लगाओ, बाद में दिक्कत आएगी। डबल एसी ब्लॉक, अगर 1-2 स्टोरी का घर है डबल एसी ब्लॉक मत लगाओ, फ्लाई ऐश ब्रिक मत लगाओ, लाल ईंट लगाओ। अगर बड़ी स्ट्रक्चर है फिर आप क्या करो, डबल एसी ब्लॉक या फ्लाई ऐश लगा सकते हो। रेत कौन सी हमेशा आपको यूज करनी है, रेत ऐसी यूज करनी है जिसमें जो दाना हो वो अच्छा हो, जिसमें मिट्टी मिक्स नहीं हो। तो उसका एक अलग से तरीका रहता है, टेस्ट रहता है रेस चेक करने का। तो मैं बोलता हूँ रिवर सैंड यूज़ कर सकते हो अगर मिट्टी उसमें नहीं है, बाकी एम सैंड के साथ भी जा सकते हो। उसको एक बार हाथ में रब करके देखना, कोई भी सैंड होगी, अगर हाथ में मिट्टी लग रही है, नीचे गिरा के मिट्टी लग रही है, उसको एकदम से रिजेक्ट कर दो। जो आपको बजरी लगानी है, जो आपको एग्रीगेट लगाना है, वो मिट्टी वाला नहीं लगाना है। एंगुलर मत लगाना, जो ऐसे शेप होती है ना एंगुलर, मतलब कोने निकले हुए हैं, वो वाले मत लगाने हैं, राउंड वाले लगाने हैं। और एक बार अगर उसको धो देते हो, मतलब जैसे आपका एग्रीगेट घर पे आया, उसको पानी मार दो, उसमें से जो मिट्टी होगी वो निकल जाएगी। सीमेंट क्या करना है, सीमेंट आप कोई भी कंपनी का लो, 3 महीने ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और हमेशा क्या करना है, बायोरेटर और मिक्स प्रॉपर करोगे, सीमेंट कोई भी लगाओ अच्छा ही रहता है। तो मैं तो बोलता हूँ ACC गोल्ड लगा लो, श्री कंपनी का भी अच्छा है और अंबुजा का भी अच्छा है, ये लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगली चीज़ क्या करनी है आपको, हमेशा कहाँ दिक्कत आती है वो होती है कंक्रीट ग्रेड और स्टील में। पहले हम समझते हैं कंक्रीट ग्रेड। जो कंक्रीट होता है ग्रेड हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमेशा अपने घर में क्या करना है, आपको M25 लगाना है ग्रेड। अगर M25 लगाते हो तो अच्छे से स्ट्रेंथ आपको मिलेगी। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, M20 ग्रेड से शुरू करते हैं, जब उसको बनाते हैं प्रॉपर मिक्स नहीं होता है तो उसकी स्ट्रेंथ हमें 15-16 भी नहीं मिलती है, तो वो नहीं है। बेसिक स्टैंडर्ड होता है M20, उससे अच्छा है कि आप M25 लगाओ। RMC मिलता है अगर आपके एरिया में तो बेस्ट चीज़ है, क्योंकि वो प्रॉपर क्वालिटी का कंट्रोल रख के आपको कंक्रीट बनाएंगे। लेकिन ठेकेदार जब बनाएगा तो वो तो चलो थोड़ा ध्यान देगा, लेकिन जो मिस्त्री मिक्स कर रहे हैं या कुछ हो रहा है तो वहाँ दिक्कत रहती है। आपकी स्लैब है, फुटिंग है, कॉलम है, तो M25 ग्रेड से कम मत यूज़ करो। तो अगर स्टील की बात करें तो अराठी लगाओ, टाटा लगाओ, जिंदल लगाओ, कोई भी लगा सकते हो अगर 2-3 स्टोरी का घर है, सेकेंडरी प्राइमरी कोई भी स्टील। बस ग्रेड का ध्यान रखना, 500 से लेके 550 तक का वो ग्रेड होना चाहिए, उससे कम का ग्रेड आपको नहीं लगाना है। और रस्टेड, जिसमें देखो रस्ट लगी हो, बिल्कुल ब्राउन जो हो गया हो स्टील, उसको मत लगाओ, क्योंकि वो कंक्रीट के साथ बॉन्ड नहीं बना पाता है। आपको क्या करना है, आपको ऐसा स्टील लेना है जो क्या हो, थोड़ा ग्रेइश कलर का हो, तो उस तरीके से आप जा सकते हो। अगली चीज क्या करनी है आपको क्यूरिंग करनी है प्रॉपर। अगर आप गर्मियों में करवा रहे हो तो मैं बोलता हूँ 12 से 13 दिन रखो। अगर सर्दियों में 10 दिन उसकी तराई करनी ही करनी है। और गर्मियों में 3 टाइम करनी है, सुबह, दोपहर, शाम को। और विंटर में सुबह शाम करोगे चल जाएगा। इससे क्या होगा, जो क्रैक्स आते हैं स्लैब में वो क्रैक कभी नहीं आएंगे। और अगर कॉलम वगैरह है तो गन्नी बैग से ढक के उसको रखो। जो ब्रिक वर्क करना है तो उसमें 4 इंच की दीवार जो रहती है, उसमें जो मसाला बनेगा उसमें 1:4 का मोटार आपको डालना है। कितना, 1:4 का। अगर 9 इंच की दीवार है तो वहां पे आप 1:6 या 1:5 का बना सकते हो। तो ये चीज़ भी करनी है। और जब कॉलम आपका बन जाए उसको खोल के उस पर हाकिंग कर देना, थोड़ा टाचा जैसा मार देना है। प्लास्टर आपको कैसे करना है, बाहर का प्लास्टर 1:4 से करना है। 1:4 क्या बोल रहा हूँ, 1 बैग अगर सीमेंट डाल रहे हो, 4 बैग आपको सैंड डालनी है। तो उसका जो मिक्सचर बनेगा उस मोटा, उसको उससे प्लास्टर करना है। अंदर का 1:5 का करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रॉपर क्या करना है, क्यूरिंग करनी है। जैसे आपने प्लास्टर लगा दिया, उसके 10 घंटे बाद तराई मारना उसकी शुरू कर दो। और जब स्लैब की कास्टिंग होती है उसमें भी काफ़ी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। जब स्लैब की कास्टिंग हो रही है, जो गैप्स होते हैं उनको फिल कर लो। वहाँ से कभी भी गैप नहीं रहना चाहिए, स्लरी नीचे आ जाती है, कंक्रीट वीक हो जाता है। तो प्रॉपर है, टेप लगा दो,
टेप लगा दोगे तो अच्छा है, नीचे स्लरी नहीं जाएगी। स्लरी क्या हो गई, आपका जो सीमेंट होता है पानी के साथ नीचे निकल आता है। या तो पॉलीथीन लगा सकते हो तो वो भी बेस्ट रहेगा। और जब भी कंक्रीट करो, मतलब जो कोल्ड जॉइंट होता है वो मत छोड़ो। कोल्ड जॉइंट क्या हो गया, आपने एक जगह कंक्रीट करना शुरू किया तो उधर छोड़ दिया, 2-3 घंटे बाद दूसरी जगह से शुरू कर दिया, तो वो जो कोल्ड जॉइंट होगा वहां से लीकेज गारंटी होनी है। जहां एक दिन स्लैब भर दी फिर आधी स्लैब दूसरे दिन भरी, वहां पे गारंटी होनी है। हमेशा जब भी कंक्रीट करना है तो प्रॉपर एक जगह से शुरू किया, उसको कंटिन्यू चलाना है, कभी भी स्लैब को बीच में नहीं छोड़ना है। और पॉसिबल है तो कंक्रीट जब बनाओ तो उसमें वाटरप्रूफिंग केमिकल डाल दो। डॉक्टर फिक्सिट का आता है LW+, वो डाल दीजिए, वो भी बेटर है। बाकी और किसी कंपनी का मिलता है वो भी लगा सकते हो। हर जगह यहाँ वाइब्रेटर मारना है आपको, 15 से 20 सेकेंड उसको रखने हैं, निकालना है, डालना है, उससे आपका कंक्रीट प्रॉपर सेट होगा। और जो भी पाइप रहेंगी बॉटम में, ठीक है, उसमें प्रॉपर से उनको सही तरीके से लगाना है कि वो टूटे नहीं। अगर आप चाहते हो कि बाद में कंफ्यूजन ना हो कि मेरे फ्रिज का पॉइंट यहाँ हो गया, मेरे एसी का ड्रेन यहाँ हो गया, टीवी का यूनिट का स्विच यहाँ नहीं है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक लेआउट ले लो। मैं बोलता हूँ वो मस्ट लिया करो अपने घर के लिए। उससे क्या होता है, कम स्विचेस भी लगते हैं, प्रॉपर पॉइंट्स भी होते हैं। जितना पैसा आप किसी ड्राइंग को बनाने में लगाते हो ना, उससे ज़्यादा पैसा आपका बच जाता है जब आप काम करवाते हो, क्योंकि ठेकेदार अपने मन से काम करता है, आपकी डिमांड्स का कोई पता नहीं होता है। तो हमेशा जब भी इलेक्ट्रिक का काम करवाओ तो उसकी ड्राइंग बनवा लो, उसमें प्रॉपर मेंशन होता है कि यहाँ हमारा टीवी है, टीवी यूनिट का स्विच यहाँ आएगा, यहाँ लैंप है, यहाँ फॉल सीलिंग का है। तो ठेकेदार अपनी मर्जी से नहीं करता है। नहीं तो ठेकेदार क्या करते हैं, पॉइंट बढ़ाने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक का उनको अलग से पैसा मिलेगा, तो पॉइंट बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट भी दे सकते हैं। और अगर फुल मटेरियल किसी ठेकेदार को काम दिया है तो कम से कम वो पॉइंट देगा। तो अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो ड्राइंग वाले को पता होगी तो वो आपको प्रॉपर से बताएगा कि यहाँ इतने स्विच होने चाहिए, यहाँ इतनी लाइट, तो वो मस्ट बनाओ। जब भी प्लम्बिंग का काम करवाओ तो प्लम्बिंग की पाइप्स फिटिंग करवा लो, बाथरूम, किचन, ठीक है, हर जगह जहाँ जहाँ पाइप है। उसके बाद उसका प्रेशर टेस्ट करो, ठीक है। उसमें कैसे होता है, प्रेशर, उसमें एक मशीन लगाई जाती है, प्रेशर सेट किया जाता है, तो जहाँ से लीक मिलेगा उसको लीक को रिपेयर कर देंगे। उसके बाद हम उस पर प्लास्टर करेंगे, सब करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो बाद में क्या होता है, सीलन वगैरह आ जाती है। डीपीसी मस्ट करो। डीपीसी क्या होगी, जैसे प्लिंथ आपका हो जाता है, आपका ब्रिक वर्क शुरू होने वाला है, उससे पहले उस पर क्या करो, एक लेयर बिछा दो किसी चीज़ की, जिससे नीचे से पानी ऊपर ब्रिक अब्जॉर्ब ना कर सके। तो वो भले केमिकल है, भले वो कंक्रीट है, भले वो शीट है कोई स्टील की, भले वो पॉलीथीन शीट है, कुछ भी लगाओ कि नीचे का ऊपर कुछ न रहा। नहीं तो बाद में क्या होगा, आपका पेंट खराब हो जाएगा, फंगस आने लग पड़ेगी, सीलन आने लग पड़ेगी, ये दिक्कत होने लग पड़ती है। फिर अगली चीज़ क्या करनी है आपको में पॉसिबल हो तो स्लैब पे वाटरप्रूफिंग करा लो, तो उससे भी दिक्कत थोड़ी कम होती है। ATT मस्ट करवा लेना। ये कुछ 12 से 13 पॉइंट्स है। वीडियो लंबी हो गई है, इसका पार्ट 2 ले आऊँगा अगर आप बोलोगे। तो इससे हुआ क्या, ये जो 12 पॉइंट अगर आप फॉलो करोगे अपने घर में, आपका घर स्ट्रॉन्ग भी बनेगा, आपके घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 1 से 2 लाख कम भी होगी, और ना मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, ना कोई दिक्कत आने वाली है। ये बुलेट प्रूफ घर आपका बन गया। मैं लेता हूँ अलविदा। ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, और पार्ट 2 चाहिए तो ज़रूर कमेंट करना।